वेलकम गाइस वंस अगेन। एपिसोड 2 की शुरुआत में एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि फ्रैंक कासल अपने बेटे और बेटी के साथ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास से फेरी ट्रिप पे जा रहा है, पर असल में प्रेजेंट टाइम में भी फ्रैंक कासल इसी फेरी पे मौजूद है। इसके बाद फ्रैंक कासल एक डाइनर जाता है और एग कॉफी वगैरह ऑर्डर करता है। फ्रैंक एक स्टोरी पढ़ता है जो जीनोची क्राइम फैमिली के हत्याकांड के बारे में कैरन पेज ने छापी है। वैसे गाइस, ये काम फ्रैंक कासल ही तो करके आया था। तभी एक वेट्रेस फ्रैंक से बोलती है कि तुम्हारे लिए एक कॉल है। तो फ्रैंक काफी सरप्राइज होकर बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसे कौन कॉल करेगा और वो भी यहाँ पर। तो वेट्रेस कहती है कि दूसरी तरफ से उस बंदे ने तुम्हारा डिस्क्रिप्शन ऐसा दिया मानो वो मेरे पास ही खड़ा हो। इसके बाद फ्रैंक कॉल रिसीव करके उस बंदे से कहता है कि शायद तुमने रॉन्ग नंबर मिलाया है, मैं वो आदमी नहीं हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। तो वो बंदा कहता है कि मुझे पता है कि तुम फ्रैंक कासल हो, पर फ्रैंक कहता है कि फ्रैंक कासल तो मर चुका है। तो वो बंदा बोलता है कि न्यूयॉर्क में तुम अकेले घोस्ट नहीं हो, तुम्हारी तरह मैं भी दुनिया के लिए मर चुका हूँ और अपनी पहचान छुपाकर सबकी नजरों से बचकर रह रहा हूँ। वो बंदा बोलता है कि फ्रैंक, मैंने तुम्हारे घर पर एक डिस्क छोड़ी थी, उस पर माइक्रो लिखा हुआ था, वो तुमने देखी? तो फ्रैंक कहता है कि तुम मुझसे मिल क्यों नहीं लेते? तो वो बंदा बोलता है कि मुझे मरने की जल्दी नहीं है, तुम्हें पहले ये जानना होगा कि तुम मुझे क्यों नहीं मार सकते, और मेरे पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो तुम जानना चाहोगे। बातें करते वक्त फ्रैंक अपोजिट साइड के एक रूफटॉप पर फ्लैश ऑफ लाइट नोटिस करता है। कॉल के बाद फ्रैंक जल्दी से इस डायनर से निकलकर उस रूफटॉप तक पहुंच जाता है, पर वहां पर फ्रैंक को एक मिरर पर पॉइंट करती हुई एक फ्लैशलाइट मिलती है और यहाँ पर एक सेल फोन के साथ साथ एक नोट भी था जिस पर लिखा था कि डोंट डिसअपॉइंट मी फ्रैंकी। फ्रैंक कासल डायनर की तरफ देखता है तो उसे डायनर की छत पर वो बंदा दिख जाता है और इसके तुरंत बाद ही वो यहाँ से भाग जाता है। फ्रैंक अपने अपार्टमेंट वापस पहुंचने के बाद उस डिस्क को प्ले करता है तो डिस्क का कंटेंट उसे बहुत ही डिस्टर्ब कर देता है और फ्रैंक काफी गुस्से में आ जाता है। डिस्क में अफगानिस्तान के इंसिडेंट की एक रिकॉर्डिंग थी जहाँ पर वो ऑपरेशन सर्बेरस का पार्ट था और इस वीडियो में अहमद जुबैर का मर्डर सीन था। पहले तो अहमद जुबैर को काफी टॉर्चर किया जा रहा था, जिसमें अहमद जुबैर बोल रहा होता है कि मैं आतंकवादी नहीं हूँ, मेरी फैमिली है, पर बेचारे को मार दिया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग फ्रैंक कासल अपने फ्रेंड कर्टिस से मिलने जाता है। कर्टिस पूछता है कि फ्रैंक यहाँ कैसे आना हुआ? तो फ्रैंक कहता है कि तुम्हारे अलावा किसी और को भी पता है कि मैं यानी कि फ्रैंक कासल अभी भी जिंदा है और वो मेरा पीछा कर रहा है और वो अपने आप को माइक्रो बुलाता है। तो कर्टिस पूछता है कि फ्रैंक, कि कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि मैंने तुम्हारी आईडी डिस्क्लोज की है? मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। कर्टिस पूछता है कि माइक्रो को तुमसे क्या चाहिए? तो फ्रैंक बताता है कि माइक्रो ने कहा है कि उसके पास मेरे सवालों का जवाब है। फ्रैंक कंटिन्यू करता है कि जब कर्नल स्कूनोवर मरने वाला था तो उसने मुझसे कहा था कि मेरी फैमिली के साथ जो भी कुछ हुआ उसकी वजह मैं खुद हूँ। मैंने अफगानिस्तान में कुछ ऐसा किया जिसके कारण मैं कुछ लोगों के लिए खतरा बन गया और उसकी सजा मेरी बीवी और बच्चों को मिली। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सैम स्टीन डीना मदानी से पूछता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि अहमद जुबैर को अमेरिकन ने ही मारा है? तो डीना बताती है कि मुझे एक सीक्रेट सोर्स ने एक वीडियो फाइल भेजी थी जिससे मुझे पता चला कि अहमद जुबैर को अमेरिकन ने इंटेरोगेट किया था और फिर उसे मार डाला। उन्हें पता था कि अहमद जुबैर एक पुलिस वाला है, मगर फिर भी उसे मार दिया गया। तो सैम स्टीन पूछता है कि फिर तुमने वो वीडियो कार्सन वुल्फ को क्यों नहीं दिखाई? तो डीना कहती है कि जब मैं अफगानिस्तान में थी तो वो टेप किसी ने चुरा ली। सैम स्टीन पूछता है कि क्या उस टेप में फ्रैंक कासल और कर्नल स्कूनोवर भी मौजूद थे? पर डीना मदानी इसके बारे में श्योर नहीं है क्योंकि उस टेप में सभी ने मास्क पहने हुए थे। सैम स्टीन कहता है कि मान लेते हैं कि टेप में स्कूनोवर और फ्रैंक कासल मौजूद थे, पर ये दोनों तो मर चुके हैं। तो डीना कहती है कि फिर टेप को आखिर कौन चुरा सकता है और मैं यहाँ क्यों हूँ? उस वीडियो में अहमद जुबैर के अलावा वहाँ पे 7 लोग और मौजूद थे। डीना मदानी कंटिन्यू करती है कि मुझे पूरा यकीन है कि कार्सन वुल्फ को खास तौर पे बोला गया है कि मुझे इस केस से दूर रखा जाए। या तो वुल्फ इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल है या मैं किसी के लिए खतरा बन रही हूँ। और छानबीन के दौरान मुझे ये भी पता चला है कि फ्रैंक कासल और स्कूनोवर की अफगानिस्तान वाली यूनिट का एक और बंदा इसी शहर में मौजूद है, उसका नाम बिली रूसो है। तो सैम कहता है कि कार्सन वुल्फ तुम्हें बिली रूसो से बात करने नहीं देगा। तो डीना कहती है कि मैं इसे मैनेज कर लूंगी। इसके बाद डीना कार्सन वुल्फ से मिलने जाती है और कहती है कि यूनिट के साथ मैं भी फिजिकल ट्रेनिंग में शामिल होना चाहती हूँ और ये ट्रेनिंग हम एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू इसी शहर में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एनविल नाम की एक प्राइवेट मिलिट्री फर्म है जिसके पास हमारी जरूरत की सभी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो कार्सन वुल्फ इसके लिए मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ फ्रैंक कासल एक होमलेस बंदे के भेष में कैरन पेज से मिलता है। कैरन पेज फ्रैंक कासल को पहले से जानती है, ये दोनों अच्छे दोस्त हैं। कैरन पेज मजाक में पूछती है कि फ्रैंक, इतने बुरे दिन आ गए जो यहाँ पे तुम ऐसे बैठे हो? फ्रैंक कहता है कि मैं लोगों की नजरों में नहीं आना चाहता,
कैरन पेज फ्रैंक को अपने अपार्टमेंट ले जाती है। फ्रैंक कहता है कि कोई जानता है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ, कहीं तुमने तो नहीं बताया किसी को। तो कैरन पेज कहती है कि फ्रैंक कि तुम मुझ पर पूरा भरोसा कर सकते हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ उसे ढूंढने में जो तुम्हें ढूंढ रहा है। फ्रैंक बताता है कि वो बंदा खुद को माइक्रो बुलाता है, वो मुझ पर नजर रख रहा है और वो वाकई स्मार्ट है क्योंकि वो अभी तक मुझसे छुपा हुआ है। तो कैरन पेज पूछती है कि क्या तुम्हें बस उसका नाम ही पता है। तो फ्रैंक कहता है कि माइक्रो ने मुझसे बोला था कि हम दोनों ही डेड मैन हैं, मतलब हम दुनिया की नजरों में मर चुके हैं। तो कैरन पेज कहती है कि ठीक है, मैं कुछ पता लगाती हूँ। कैरन अपने ऑफिस जाकर न्यूयॉर्क बुलेटिन के पुराने रिकॉर्ड्स खंगालने लगती है और उसे माइक्रो से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, मगर इसमें कोई भी कवर स्टोरी अटैच्ड नहीं थी। वो अपने सीनियर से इसके बारे में पूछती है तो वो सीनियर बताता है कि माइक्रो एक एनएसए एनालिस्ट था जो कि क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन लीक कर रहा था। हालांकि कोई भी उस स्टोरी की पुष्टि नहीं कर सका। तो कार्सन वुल्फ ने हम पर दबाव डाला कि हम इसे पूरी तरह से हटा दें, अदरवाइज उनके द्वारा की जा रही इन्वेस्टिगेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद हमें माइक्रो का हाइडआउट दिखाया जाता है जो कि अपने घर में लगे हुए सीक्रेट कैमरा से अपनी फैमिली को देख रहा होता है और माइक्रो इन्हें बहुत मिस कर रहा होता है, पर अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए वो अपनी फैमिली के लिए और पूरी दुनिया के लिए मर चुका है और सबसे छुपके रह रहा है। इसके बाद हमें बिली रूसो की एनुअल ट्रेनिंग फैसिलिटी दिखाई जाती है। मदानी, सैम स्टीन और होमलैंड सिक्योरिटी के एजेंट्स यहाँ पर टेक्निकल ट्रेनिंग करते हैं। ट्रेनिंग के बाद दीना मदानी बिली रूसो से मिलती है। बिली रूसो बताता है कि मेरे सभी ऑपरेटर स्पेशल फोर्सेस में रह चुके हैं और आप लोगों के जरिए हमें यहाँ पर एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी डील होगी। दीना मदानी रूसो से उसके अफगानिस्तान पोस्टिंग के बारे में और उसकी यूनिट के बारे में पूछती है, पर तभी वुल्फ यहाँ पे आ जाता है और इनडायरेक्ट वे में दीना को बोलता है कि वो अहमद जुबैर और अफगानिस्तान से रिलेटेड मैटर से दूर रहे। वुल्फ के जाने के बाद दीना रूसो से बोलती है कि शाम को ऑफ ड्यूटी पर बात करते हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि फ्रैंक कासल कैरन पेज से मिलने जाता है। कैरन पेज कहती है कि मैंने तुम्हारे उस माइक्रो का पता लगा लिया है, क्या तुम उसे मार डालोगे। तो फ्रैंक कहता है कि अगर उसने गलत नहीं किया है तो वो बिल्कुल सेफ है, पर मेरी फैमिली के साथ जो भी हुआ उसमें माइक्रो का कुछ न कुछ लेना देना तो जरूर है। फ्रैंक कासल कैरन से हेल्प के लिए रिक्वेस्ट करता है तो कैरन बताती है कि माइक्रो का रियल नेम डेविड लेबरमैन है। वो एक इंटेलिजेंस ऑपरेटिव था जो कोवर्ट इन्फॉर्मेशन लीक करता हुआ पकड़ा गया और जब होमलैंड सिक्योरिटी उसे अरेस्ट करने गई थी तब वो भागने के चक्कर में मारा गया, एटलीस्ट ऑन द रिकॉर्ड। तो फ्रैंक कहता है कि ये सब मुझे कैसे नहीं पता चला। तो कैरन बताती है कि कार्सन वुल्फ ने इस मैटर को दबा दिया था। अब फ्रैंक को डेविड के बारे में पता चल चुका था तो वो उसके घर पे पहुंच जाता है और जानबूझकर डेविड की वाइफ सेरा की कार के सामने आ जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। सेरा को लगता है कि उसने एक बंदे को ठोक दिया तो वो फ्रैंक को फर्स्ट एड देने के लिए अपने घर ले जाती है और ये सब स्क्रीन पे देखकर डेविड काफी घबरा जाता है कि फ्रैंक ने उसे ढूंढ लिया और वो उसकी फैमिली तक पहुंच चुका है। फ्रैंक और सेरा अपनी फैमिली के बारे में बात करते हैं। फ्रैंक बताता है कि उसकी फैमिली की डेथ हो चुकी है और सेरा बताती है कि उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। फ्रैंक सेरा से उसके हस्बैंड की वर्क प्रोफाइल के बारे में पूछता है तो सेरा बताती है कि मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट के लिए काम करते थे और वो काफी ब्रेव थे और मुझे उन पर प्राउड भी है क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया, मगर उन पर नाराजगी भी है क्योंकि उन्होंने अपनी फैमिली से पहले अपने फर्ज के बारे में सोचा। वहीं दूसरी तरफ फ्रैंक को अपने घर पर देखकर डेविड काफी पैनिक कर रहा है। वो फ्रैंक को कॉल करता है पर फ्रैंक फोन बंद कर लेता है। इसके बाद फ्रैंक अपनी दाढ़ी बाड़ी छीलकर अपना हुलिया बदल लेता है और जब वो अपने रूम से बाहर जाता है तो वो अपनी चाल बदल लेता है। वो लंगड़ाकर चल रहा होता है ताकि डेविड मोशन डिटेक्ट करके उसे पहचान न सके और फ्रैंक की ये ट्रिक काम कर जाती है। अब फ्रैंक को पता है कि कार्सन वुल्फ भी इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल है तो वो सीधा कार्सन वुल्फ के घर पहुंच जाता है और उस पर अटैक कर देता है और फिर इनके बीच जमकर हाथापाई होती है। पर एंड में फ्रैंक कासल उसे टर्न करके एक चेयर पर बांध देता है और उसे टॉर्चर करके इंटेरोगेट करता है। फ्रैंक उससे डेविड के बारे में पूछता है पर वुल्फ कहता है कि मुझे टॉर्चर करके तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। डेविड एक गद्दार था, वो सीक्रेट्स लीक कर रहा था और जब उसने भागने की कोशिश की तब वो मारा गया। तो फ्रैंक कहता है कि तुम एक सस्पेक्ट को इतने बड़े केस में ऐसे नहीं मार सकते, या तो तुम्हें किसी ने ये सब करने के लिए पे किया था या तुम स्कूनोवर से मिले हुए हो। तो वुल्फ कहता है कि मैं स्कूनोवर नाम के किसी भी शख्स को नहीं जानता। फ्रैंक पूछता है कि क्या डेविड अफगानिस्तान के हेरोइन वाले केस से रिलेटेड है, मगर तभी वुल्फ खुद को फ्री करा लेता है और फ्रैंक पे गन तान देता है और कहता है कि तुम्हें तो मरना भी नहीं आता और अब मैं खुद तुम्हें ठिकाने लगाऊंगा। वुल्फ कहता है कि हमें पता था कि तुम हमें कहाँ मिलोगे और हमें तुम्हारी फैमिली के बारे में अच्छे से पता था। तो फ्रैंक पूछता है कि तुम लोगों ने मुझ तक पहुंचने के लिए मेरी फैमिली को मार डाला। तो वुल्फ कहता है कि वो एक मिसडायरेक्शन था, ये एक कैलकुलेटेड रिस्क था क्योंकि अगर ज्यादा डेड बॉडीज होंगी तो किसी को भी परवाह नहीं होगी कि मेन टारगेट कौन था। तो फ्रैंक पूछता है कि फिर ये डेविड कौन है। तो वुल्फ कहता है
कि हमें लगा कि तुमने उस टेप को डेविड को भेजा था। इसके बाद वुल्फ गन चला देता है, पर गाइस असल में ये फ्रैंक का प्लान था। उसने गोलियां पहले से निकाल ली थी और वो वुल्फ से सच उगलवा रहा था। इसके बाद फ्रैंक वुल्फ की जबरदस्त धुलाई करता है और उसे ऊपर पहुंचा देता है। वहीं दूसरी तरफ शाम को डीना और रूसो मिलते हैं और अफगानिस्तान के बारे में बात करते हैं। रूसो कहता है कि अफगानिस्तान इन्वेडर से हजारों सालों से लड़ता आ रहा है। हमारे लिए जो मिशन है उनके लिए वो लाइफ का पार्ट है और मुझे पता था कि मैं वहाँ जल्द ही निपट जाऊंगा, तो मैंने यहाँ ट्रांसफर ले लिया। टीना रूसो से उसकी यूनिट के बारे में पूछती है जिसमें उसने अफगानिस्तान में काम किया था, तो रूसो बताता है कि उसकी यूनिट का नाम मरीन फोर्स रिकॉन था। तो डीना कहती है कि वही यूनिट जो कि एक स्काउट स्नाइपर स्पेशलिस्ट थी और उसके 134 सोल्जर मारे गए। तो रूसो कहता है कि तुम तो मुझ पर काफी रिसर्च करके आई हो, क्या मैं किसी केस में सस्पेक्ट हूँ और क्या तुमने यही सब जानने के लिए मेरी एनुअल कंपनी में ट्रेनिंग करने आई थी? तो डीना हाँ में जवाब देती है। डीना पूछती है कि क्या तुमने फ्रैंक कासल के साथ काम किया था? तो रूसो कहता है कि फ्रैंक कासल मेरा दोस्त था, मगर अब वो मर चुका है। मगर मरने से पहले उसने ड्रग डीलर और गैंगस्टर्स कईयों का सफाया किया था। सिस्टम ने फ्रैंक कासल के साथ धोखा किया था, तो उसने वही किया जिसके लिए वो ट्रेंड था और उसने अपनी फैमिली के कातिलों का खात्मा किया। तभी डीना को कॉल आता है तो वो वुल्फ के मर्डर सीन पे पहुंच जाती है। डीना सैम से कहती है कि हालांकि मैं इसे पसंद नहीं करती थी, पर ये मर जाए मैं ऐसा भी नहीं चाहती थी। और अब वुल्फ के बाद डीना इंचार्ज है। इसके बाद फ्रैंक कासल को डेविड फिर से कांटेक्ट करता है, मगर अब फ्रैंक के पास अपर हैंड है, तो वो डेविड से मीटिंग अरेंज करता है। मगर फ्रैंक बार बार गलत लोकेशन बताकर डेविड को दिन भर घुमाता रहता है। फ्रैंक कासल ये इंश्योर करना चाह रहा था कि कहीं डेविड को कोई फॉलो तो नहीं कर रहा है। फ्रैंक डेविड को फाइनल लोकेशन एक ग्रेवयार्ड की बताता है और जब डेविड वहाँ पे पहुँचता है तो वो देखता है कि उसके सामने उसकी खुद की ग्रेव थी। फ्रैंक के कहने पर कर्टिस यहाँ पर आता है और डेविड से कहता है कि फ्रैंक ने पूरी सिचुएशन को फिर से रिव्यू किया है और अब वो तुमसे मिलना नहीं चाहता, और अगर तुमने दोबारा फ्रैंक को कांटेक्ट करने की कोशिश की तो वो तुम्हारे घर पे फिर से पहुंच जाएगा। अब बेचारा डेविड काफी परेशान है। इसके बाद डेविड अपने हाइडआउट लौट आता है, पर फ्रैंक ने एक चालाकी खेली और वो चुपके से डेविड की कार की डिग्गी में छुपकर यहाँ तक पहुंच गया था। और फिर फ्रैंक डेविड के सामने पहुंच जाता है और उसे एक ही पंच में चित्त कर देता है। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड एंड होता है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।